दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, पहचान तो यही थी हरियाणा की। और इस मिट्टी जो हरियाणा की है, इसने आज से नहीं जब से भारत का, और ये जो मिट्टी है हरियाणा की, इसने आज से नहीं जब से भारत का लिखित इतिहास मौजूद है तब से भारत का इतिहास इस मिट्टी ने बदला है। ये सच्चाई है। महाभारत का रण जब इस मिट्टी पे हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक झंडे एक छत्र के नीचे संपूर्ण भारत आया। उसके बाद पानीपत से लेके करनाल तक के युद्धों में भारत का भाग्य इसी मिट्टी पे तय हुआ। अपनों की गद्दारी भी इस मिट्टी ने देखी, वीरों की वीरता भी देखी, और सरों की मीनारें बना विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो जश्न किए गए वो भी इस मिट्टी ने देखे। लेकिन क्या ये मिट्टी दोबारा इतिहास बदलेगी या हम कहीं इतिहास बदल जाए, इससे पहले इस मिट्टी का जो स्वभाव है उसे परख लेंगे। आज बात इस पर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। हरियाणा को लेकर बड़े बड़े दावे आ रहे हैं चुनाव में, और जिन जाटों को राजनीतिक तौर पे हाशिए पे फेंक दिया गया है उनकी तरफ से भी वो दावे हैं, और जिन्होंने उस धक्के को देने में, हाशिए पे पहुंचाने में भूमिका निभाई है और उस पर हंस रहे हैं, दावे उनके भी। लेकिन मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ, मैं जिस बात पे चर्चा चाहता हूँ चुनाव की बात के साथ, वो राजनीतिक तौर पे तो चलिए आपने किसी को एक किनारे कर दिया, हाशिए पे धकेल दिया, वहाँ तक चल जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ राजनीतिक से आगे बढ़ के सामाजिक तौर पे किनारे किए जाने तक आती है तो ये स्थिति गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये स्थिति संकट का संकेत है, और ये जो प्रयत्न हो रहा है कि जाटों को सामाजिक तौर पे भी एक किनारे धकेल दिया जाए, वो कितना सही है, विचार इस पर भी करना जरूरी है। मैं खुल के बात करने का आदी रहा हूँ। जाट जो कि एक किसान जाति रही है, और जिसे बड़ी चालाकी से हमारे बुद्धिजीवियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी क्षत्रियता का तमगा जिसके गले में लटका दिया, और कभी अपनी सुविधा से क्षत्रियता का झंडा इनसे छीन दायरे के बाहर धकेल इन्हें निचले पायदान पर पहुंचा दिया। और ये बात महज राजनीतिक नहीं है, ये इतिहास के साथ भी किया गया, और बड़ी सफाई से इतिहास में जाटों का जो एक स्वर्णिम पेज होना चाहिए था उसे मिटाया गया, उस योगदान को न्यूनतम क्या विलुप्त कर दिया गया। देश पे जो जिहादी हमलों की शुरुआत हुई गजनवी गौरी के दौर से, उसमें 300 साढ़े 300 साल जिस कौम ने इन जिहादी हमलों को सबसे मजबूत प्रत्युत्तर दिया वो खोखर जाट थे। लेकिन खोखर जाटों के बारे में कितना लिखा जाता है इतिहास में, या कितना आपने पढ़ा है, ये हम सभी जानते हैं। तुर्क सत्ता को कभी चैन से नहीं बैठने दिया शुरुआती दौर में, और लगभग दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शुरुआती हर सुल्तान खोखर जाटों के चलते खून के आंसू रोया। लेकिन इतिहास मौन रहता है। मोहम्मद गौरी का सर कलम करने वाले खोखर जाट, लेकिन किस्से कहानियों में बातों के तीर चला करके मोहम्मद गौरी फना कर दिए जाते हैं। रजिया का सर हो या गौरी की छाती, प्रहार करने वाले खोखर ही थे। अकबर की हड्डियां नाले में बहाने वाले भी उन्हीं खोखरों की आगे की पीढ़ियां जाट ही थे। और शाहजहां के छाती पे, शाहजहां मुमताज की छाती पे भैंसे बांध के और भूसा भर देने वाले ताजमहल में भी जाट ही थे। लेकिन इतिहास बड़ी सफाई से सब पर मौन हो जाता है, चुप्पी साध लेता है, और इनका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा जाता। खैर, इतिहास में ज़्यादा नहीं जाते, वर्तमान पे आ जाते हैं। हरियाणा में आपको वर्तमान चुनाव में भी कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं कि जो 35 बनाम 1 यानी कि 35 बनाम जाट का फार्मूला है वो एक बार फिर से सफल होने जा रहा है। कोई रत्ती भर इसमें कोई संदेह जैसी स्थिति है ही नहीं। आराम से भाजपा जीत रही है, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन भैया, ये बता भी रहा हूँ, चेता भी रहा हूँ, ये राजनीतिक कामयाबी हो सकती है। सामाजिक तौर पर जो हो रहा है वो रत्ती भर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे, बहुत भारी पड़ेगा आगे चल के। और वैसे भी अगर 35 बनाम 1 की बात करते हो तो फिर मेवात में मार खा के आपको जाटों को गालियां नहीं देनी चाहिए कि देखो जी, जाट तो हंस रहे हैं पिटने पे हमारे, तो क्यों ना हंसे।
पानीपत के मैदान में 3 निर्णायक जंगें लड़ी गईं, उनका इतिहास सबने पढ़ा है। इतिहासकार उनकी हार पर बड़े बड़े तबसरे करते हैं, लेकिन एक बात बताना भूल जाते हैं, इन तीनों हारों में एक कॉमन फैक्टर था। जो यहाँ के राजे थे, यहाँ के सुल्तान थे, फिर वो इब्राहिम लोदी हो, फिर वो राव हेमू हो या मराठे हों, इन तीनों की हार में एक बड़ा फैक्टर ये था कि इन्होंने कभी भी स्थानीय लोगों को, जिनमें बहुसंख्य जाट ही थे, साथ नहीं ली, उनका विश्वास नहीं किया, उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये भी एक कारण था पानीपत के तीनों युद्धों में हार का। अगर स्थानीय लोगों का सहयोग और साथ होता तो शायद ये हार नहीं होती। जिस तरह से भी किसान आंदोलन के समय में जो खालिस्तानी तत्व हैं उनके साथ हरियाणा के जाट खड़े दिखाई दिए, ये भी कहीं ना कहीं इस सामाजिक अलगाव के ही चलते हैं। आप अलग थलग करोगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, वरना ना तो आज तक कभी मुझे याद आता है कि जाटों ने कोई अलगाव की भावना दिखाई हो या उन्होंने झंडा बुलंद किया हो कि नहीं साहब हम तो अलग देश मांग रहे हैं। उल्टा जो पंजाब और हरियाणा का बंटवारा था उसने जट सिखों से और जो हरियाणा के जाट हैं उन्हें काफ़ी अलग किया। ये दो अलग हैं, राजनीतिक तौर पे भी दो अलग हैं और ये सामाजिक तौर पे भी दो अलग हैं। भाजपा के पास जो आज लीडरशिप के नाम पे जाट चेहरे हैं भी टोटली उधारी वाले हैं, जिनकी अपनी खुद की समाज में उनके में कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। सच ये है कि कोई मजबूत लीडरशिप भाजपा के पास पनप नहीं पाई। क्यों नहीं पनप पाई या पनपने नहीं दी गई, इस पर भी विचार तो होना ही चाहिए। और जब आपके पास लीडरशिप नहीं है स्वाभाविक, तो वोट कहीं ना कहीं और एकजुट होगा। लीडरशिप तो चाहिए ही चाहिए। और कांग्रेस यहाँ पे इस मामले में बेहतर रही कि जब सामाजिक न्याय आंदोलन चला, उससे कांग्रेस ने ये सीख लिया कि प्रत्येक वर्ग को, खास तौर पे जो समाज में डोमिनेट करते हैं, उन्हें मजबूत लीडरशिप दी जाए। और उन्होंने दी भी, हर जगह दी, हर राज्य में दी। तो वर्तमान में जो हरियाणा में जाटों के पास लीडरशिप है, उसमें दूसरा ध्रुव यानी कि चौटाला जो है वो तो समाप्ति हो गए, तो हुड्डा बचता है। और स्वाभाविक है कि जहाँ उनके पास लीडरशिप होगी वहाँ एकजुट होंगे। भाजपा ने हालांकि जाट प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन वही है कि उधार के हैं और सामाजिक तौर पर उनका जाटों से कोई बहुत बड़ा जुड़ाव भी नहीं। तो वो अपने तौर पर शायद चुनाव में जमानत बचाने की बखत नहीं रखते, वो पार्टी वोट के भरोसे ही जीत के जाएंगे। उनका अपने समाज में, जाटों में या नॉन जाटों में भी खुद का कोई वजूद नहीं है। और अगर भाजपा के पास आज हरियाणा में जाटों की लीडरशिप नहीं है, तो उसके लिए दोष सबसे ज़्यादा संघ का आता है कि संघ ने शुरुआत की राजनीतिक दौर जो जहाँ था वह लीडरशिप के लिए सिर्फ कुछ विशेष वर्गों को ही उचित समझा। सभी वर्गों को नेतृत्व देना या लीडरशिप में आगे बढ़ाना उन्हें कभी उचित समझ आया नहीं। ये सच्चाई है और मैं इसके सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ। हालांकि पहले जब सामाजिक आंदोलन चला तब राइट विंग को भी ये समझ आया कि नहीं, अन्य वर्गों के भी वोट की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ासतौर पे पिछले 10 साल में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है, तो वहाँ पे धीरे धीरे लीडरशिप पनपना शुरू हुई है। लेकिन लीडरशिप तैयार होने में पूरी पीढ़ी खपती है, ये एक सच्चाई है। 40 साल पकने के बाद कोई मोदी तैयार होता है, रातों रात नहीं। रातों रात तो किसी न किसी राजनीतिक कुनबे के नौनिहाल ही तैयार होंगे या पैराशूट से उतारे गए नेता तैयार हो। भाजपा की जो वर्तमान नीति है कि डोमिनेटिंग कास्ट जो हैं जहाँ भी, उन्हें किनारे रख के अन्य वर्गों को एकजुट किया जाए, ये सफल है, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे राजनीतिक तौर पर आज ये सफल है। लेकिन सामाजिक तौर पर इसके दुष्परिणाम दिखना शुरू हो गए। आप किसी भी हरियाणा के जाट बहुल गांव में जो नॉन जाटों के कुछ घर हैं, उनसे पूछिए कि सामाजिक दूरियां कितनी पनप गई हैं इस राजनीति के चलते। ऐसा नहीं है कि जाट पहले उनके सुख दुख के हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन अब वो दूरी बनना शुरू हो चुकी है और ये विचारणीय प्रश्न है। मेरा बिल्कुल मानना है कि चुनाव से इतर अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो नीति समग्र समाज को जोड़ने की होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग को नेतृत्व भी मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, सिस्टम में उसका हिस्सा अनिवार्य है। और उसमें भी नेतृत्व जो है वो ज़मीन से उपजा हुआ होना चाहिए। उसे पार्टियां तैयार करके आगे सौंपें, ना कि इधर उधर से आपने उधार ले लिया, फूके हुए कारतूस इकट्ठे किए और बस आपने आगे कर दिए। फूके हुए कारतूसों से जंग नहीं जीती जाती। एक बड़ी पुरानी कहावत है, ताकत जोड़ने से बढ़ती है। तोड़ के आज तक कोई समाज ताकतवर नहीं बन पाया। और
ये जो जोड़ने की नीति अगर सीखनी ही है तो राजे शिवाजी से सीखनी चाहिए। उन्होंने अपने जो धुर शत्रु थे उन्हें भी गले लगाया, उन्हें भी हिंदवी स्वराज के सपने में शामिल किया, मान दिया और लगभग प्रत्येक जाति को, समाज के सबसे निचले तबके पे, निचले पायदान पर खड़े महारों को भी उन्होंने योद्धा बना के प्रस्तुत किया और उन महारों ने उनके लिए जंगें जीती। तो ये सीखना पड़ेगा और राजे शिवाजी से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है इस चीज़ के लिए। और अगर ये नहीं किया तो आज ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि चौथे पानीपत का भी परिणाम वही होगा जो पहले 3 का हुआ है। बस इंतजार इसका कीजिए कि वो चौथा पानीपत कब होगा। हरियाणा के चुनाव को लेकर के सच यही है कि आंकड़ों के खेल की बात करने की कोई दरकार नहीं है। एक तरफा भाजपा को बढ़त है। एकमात्र सीट जहाँ पे संघर्ष की स्थिति है वो रोहतक की है, जहाँ दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से प्रत्याशी है और संभावना यही है कि 102% पे यहाँ चुनाव का फैसला होगा। किस पक्ष में होगा वो वोटिंग के बाद अंदाज़ा लगेगा, लेकिन ये तय है कि फैसला 102% वोट के दायरे में होने जा रहा है, या हो सकता है 1% से नीचे भी हो, जैसा पिछली बार हुआ था। जाटों से मेरा व्यक्तिगत जो रिश्ता रहा है, मैंने लंबा दौर हरियाणा में गुजारा है और जाट समाज को बड़ा करीब से देखा है। मेरे बड़े गहरे मित्र रहे हैं जाट बंधु, उनके घरों में, उनके गांव में मैंने समय व्यतीत किया है, एक अपनापन पाया है, प्यार पाया है और वो दोस्त रहे हैं जो बिल्कुल कंधे से कंधा, छाती से छाती मिला के कहीं भी अड़ जाएं दोस्ती के नाम पे। तो ऐसे में ये जो सामाजिक अलगाव है वो मुझे कम से कम पीड़ा देता है। मैं खुद को कभी भी जाटों से अलग देख नहीं सकता या किसी भी हिंदू बिरादरी से स्वयं को अलग करके नहीं देख सकता। जाट भी किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं, कोई इन्वेडर नहीं है जो बाहर से हमलावर आए हों। इसी मिट्टी के हैं, हमारे ही भाई हैं और हमें उसी दृष्टिकोण से देखना भी होगा, समझना भी होगा। इतिहास में बहुत कुछ जाटों ने भी भुलाया है तो हमें भी भुलाना ही हो, अन्य विकल्प है नहीं सामाजिक तौर पे हमारे पास। और अपने जाट मित्रों को भी ये कहूँगा, किसानी आपके खून में है तो इतना तो पता ही होगा कि जब तक सड़े हुए पुराने पेड़ जिनके पत्ते झड़ चुके हैं वो ज़मींदोज नहीं होंगे और ज़मीन में दब के उनकी खाद नहीं बनेगी, तब तक ना नई पौध को वो पनपने देंगे, ना ज़मीन को उर्वर होने देंगे और ज़मीन का पोषण भी चूस रहे हैं और फल भी नहीं देंगे। तो अगर फल चाहिए तो इन पुराने सड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ों को गिर जाने दीजिए, इन्हें सड़के ख़त्म हो जाने दीजिए, अपने आप वहाँ नई पौध उगेगी और कल को फल भी देगी, उसकी केयर करिएगा। और जब तक ये सड़े हुए रहेंगे हुड्डा परिवार जैसे, तब तक यही चलेगा कि पहले मुझे वोट किया, मेरे पीछे चले, अब मेरे लड़के के पीछे चलो, इसके बाद मेरे पोते के पीछे चलना, फिर मेरे कुत्ते के पीछे चलना, फिर मेरी भैंस के पीछे चलना। अब जाटों को तो वैसे ही भैंस से बहुत मोहब्बत है तो भैंस को ही वोट दे देंगे, तो कब तक इनके पीछे चलोगे? नवीन नेतृत्व को सामने आने दीजिए, आप में से ही निकलेगा। जरूरी नहीं भाजपा ही निकले, किसी भी पार्टी से निकले, लेकिन एक कुनबे विशेष से ना निकले। और जिस दिन वो नेतृत्व निकलेगा उस दिन समाज के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। हुड्डा साहब ने समाज को अलग पहचान के नाम पे अलगाव दे दिया है। इमेज नोट हुड्डा साहब ने कमाए थे, आम जाटों ने तो खेती की थी, और उस नोट कमाने के सदके इमेज पे जो डेंट लगा है वो पूरा इनकी हरकतों से पूरे जाट समाज पर लगता है। तो जाट समाज को भी इस पर विचार कर लेना चाहिए कि अब इस पुराने सड़े हुए पेड़ के गिरने का समय है, इसे गिरने दीजिए, इसे ज़मीन में सड़ के खाद बनने दीजिए और नई पौध को पनपने का मौका तो आप तो दीजिए। खैर, हरियाणा की अगर सीटों के गणित की बात करूँ तो जैसे मैंने बता दिया, 9 सीटें बिल्कुल सुरक्षित हैं, 9 सीटों पर कोई लड़ाई नहीं है और लगभग आसान जीत भाजपा वहाँ दर्ज करने जा रही है। वोटिंग के बाद इस पर मैं और कोई संशोधन होगा तो प्रस्तुत करूँगा और चर्चा जारी रहे, बात चलती रहे, आपके सुझाव मुझे मिलते रहे, मेरी बात आप तक पहुँचती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।